मग काय म्हणता है? अरे क्या चाल ये इधर क्या चल रहा है भाई? रुकना चाहिए। ई- ये है 22 इंच, 22 इंचेस, राइट। और इसका विड्थ कितना है? 14। अरे आप तो आप हमारे सामने आ गए, मैं तो बिजी हो गया। ये क्लोथ को काउंट कर रहा था भाई। तो ये क्या कर रहा था मैं अभी? नमस्कार, मिया है घुमरे चंद्र सेन। चैप्टर नंबर थर्ड बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पार्ट नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है भाई उसका मेजर नहीं होता, राइट। तो मैंने अभी ये हैंगू को मेजर कर रहा था ये, और ऑलरेडी वी आर द डिस्कस इन आवर इंट्रोडक्शन कि दुनिया में हर चीज को मेजर किया जाता है। समझो लिक्विड हो तो उसका मिलीलीटर, लीटर, गैलन, मेनी देयर आर। डिस्टेंस हो तो मीटर, किलोमीटर, राइट, यार्ड्स एक्सेट्रा। What I tell you here, for in physical word there have each goods there are the measure. मान लो ये मैं बोल रहा हूं तो मेरे आवाज का ये नॉइज बोलते हैं तो उसको डेसिबल में काउंट किया जाता है। You understand what I tell you here? So our topic is today is what? Measurement of elasticity of demand. Right? Clear? Before going on topic, I already, yes, अभी ये मैं टेप थोड़ा साइड को रखता है, मेजरमेंट टेप था मेरे पास, राइट। In the last lecture, in last means in part number third, we already see the types of price elasticity. There are the 5 types of price elasticity, right? So I hope you little bit understand in the topic, right? Anybody can tell me please what is meant by elasticity? अभी मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा है तो आप भूल तो नहीं गए भाई? मेरे को भूल जाएंगे तो टॉपिक को छोड़ो। Yes, anybody can tell me please. यस, परसेंटेज चेंज इन टू प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जितना प्राइस में बदला होगा उतना ही क्वांटिटी में, मीन्स नॉट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, वो जो रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये क्यों मेजर करना है, जरूरी क्यों है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े अंडर द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई देन कम टू द इलास्टिसिटी, दैट ऑल in already discussed in part 1, part 2 and also part 3, right. Elasticity, how there are the three main concept. One is the income elasticity, where the change in income change in your quantity demand. Then we discuss to cross elasticity, y axis, y, sorry, change in price of y commodity, demand impact on x commodity, that is a cross elasticity. And price elasticity under discuss the 5 types. Now that same topic now we carry here under the price elasticity. Today we see how actually measure the elasticity. समझ में आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है?
I hope you little bit understand what you explain here. Clear? तो चलो फिर हम ये टॉपिक पे फोकस करते हैं. दैट इज ये अभी ये नहीं भैया, नहीं काफ़ी ऑल नहीं है, कुछ ये ज़्यादा ही हो गया. ऑलरेडी वी नहीं यार, वी आर द सी. एक्चुअल टॉपिक इज व्हाट? Where come to elasticity, there are the 5 types of elasticity. Now we see the today measures. Let's see, today's topic is here front up on your screen, right? And that is our today's topic, methods of measuring elasticity of demand. There are the 3 methods of study here. Now we focus one by one methods. There are the 3 methods. Ratio, or also called the same method, is a proportionate method. Second method, total expenditure method, and next one method is a geometric, or we can also say that point method. Right? Clear? तो चलो हम अभी फोकस करते हैं उस पर, रेशो मेथड में क्या एग्जैक्टली होता है. तो बिफोर गोइंग ऑन दैट टॉपिक, वेदर दैट आवर फ्रंट ऑफ यूर स्क्रीन, तो मैं मेरा वीडियो ये म्यूट करता हूँ, नहीं तो क्लोज करता हूँ, बिकॉज देयर सम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम्स, राइट? दैट इज अनदर, इज नॉट एनी रीजन. तो नाउ वी फोकस टू दैट टॉपिक, एक्चुअली रेशो प्रोपोर्शनेट मेथड. First, try to understand, my friends, here ratio or proportionate method means what? It consider percentage change in quantity demanded and divide it by percentage change in the price of commodity. Very simple. जो ऑलरेडी हमने मीनिंग देखा है प्राइस इलास्टिसिटी का, उसमें भी क्या है, सेम ऐसा ही है. जितना प्राइसेस में बदला होगा उतना ही क्वांटिटी में होगा, तो उसको वो डिवाइड करेगा. क्लियर? इन शॉर्ट इज व्हाट एक्सप्लेन हियर. हियर इज एक्सप्लेन दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. जो क्वांटिटी है उसको प्राइस से डिवाइड होगा, तो वट एवर इज कम टू कैलकुलेशन, दैट कम टू हियर आवर इलास्टिसिटी. दैट इज द आवर टॉपिक. Clear? So that explained by Professor Fluke, yes, is one of the economists who trying to explain that formula is as a regular percentage change in quantity demand, percentage change in price, elasticity of demand delta Q upon Q upon delta P upon P, right? तो ये आप ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़े हैं, तो आई थिंक नो नीड टू गो डीप अगेन, राइट? दैट ट्रायंगल मीन्स स्टैंड्स फॉर चेंज. डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. इन शॉर्ट, दैट इज अ न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी. डेल्टा पी एज अ कंसिडर दैट चेंज इन प्राइस, दैट इज द न्यू प्राइस. यहाँ पे भाई ये मैंने मिस कर दिया क्या? तो यहाँ पे करेक्शन करें, न्यू प्राइस माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये आई एम फॉरगेट दैट साइन. न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस P and Q, that is the original price and original quantity demand. Got it, all of you? Got it or not? Please reply me. Understand all of you? अब जब तक कॉपी कर रहे थे मैंने यहाँ पे ये माइनस साइन कर दिया, हो गया. आई थिंक ये आप समझ गए होंगे what is mean by the ratio. वेरी सिंपल है ये, क्वांटिटी को प्राइस से डिवाइड करना, राइट? ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला दिया है, और ये दैट इज अ फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन. वी आर नाउ टेक वन सुटेबल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड, देन यू आल्सो अंडरस्टैंड बेटर. तो समझ लो, ये यहाँ पे एक टेबल दिया है छोटा सा, उसमें प्राइस दिया है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, शोज द क्वांटिटी डिमांड. व्हेन प्राइसेस इज 8, highest prices, that is the lowest demand, that is the 10 quantities. When prices falls,
8 to 6, so absolutely demand is rise, that is the 14. तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. ED is equal to delta Q upon delta P into into P upon Q. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा Q. तो कैसा कैलकुलेट किया समझ में आया आपको? ये न्यू क्वांटिटी दैट इज 14, ओरिजिनल क्वांटिटी इज 10, सो आंसर इज 4. वेरी सिंपल. देन डेल्टा पी एज द सेम लाइक न्यू प्राइस कितना हो गया? 6 हो गया. ओल्ड प्राइस कितना था? 8, तो -2 आया. क्लियर. तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? क्वांटिटी 10 है और प्राइस कितना है? 8 है. क्लियर. तो ये फॉर्मूला में फिलअप किया. वॉट एवर इज फॉर्मूला कम देयर. 4 - 2 into 8 upon t. आर यू अंडरस्टैंड? तो इसको भी सिंपली सॉल्व किया. अभी समझ में आया? अभी देखो ये 2 -2 यहाँ पे और 10. अब ये दोनों को डिवाइड किससे करेंगे? बेटर इज 2. सो 2 को 2 से डिवाइड किया तो अभी माइनस साइन यहाँ पे फॉरगेट जाइए फ्यू मिनट्स के लिए. तो कितना आंसर आया? 1 आया. क्लियर. -2 से 2 को डिवाइड किया तो आंसर, और जैसे 10 को डिवाइड किया तो कितना आया? कितना आया? यस, दैट इज 5. सो 1 -1 इंटू 5, तो आंसर कितना आया? माइनस. ये माइनस साइन को फॉरगेट इट, दैट इज नॉट इशू. अभी 2 को, ये ऊपर वाले 2 को समझो डिवाइड किया. 4, ये 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया यहाँ पर 2. ये सेम लाइक इज दैट 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4. यहाँ पे कितना आ गया? 4. तो यहाँ कितना? 2 इंटू 4, आंसर इज 8. आर यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये कैलकुलेशन है. क्लियर. तो अब ये 8 को 5 से डिवाइड करना है तो आंसर कितना आया? 1 - 1.6. सो फॉरगेट इट, दैट माइनस साइन इज नॉट इशू. माइनस साइन इज नॉट इशू. ये माइनस साइन कोई इशू है ही नहीं है. क्लियर. व्हाट आई टेल यू हियर? आर यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस. तो ये इलास्टिसिटी कितना आया? ग्रेटर देन 1. Everyone is understand? I already told you minus sign is not issue. So you see that is called ratio. Very easy method है. जैसे प्राइस में देखा था सेम ही वैसा ही ये मेथड है. क्लियर. आर यू अंडरस्टैंड? सो हियर यहां पे हमने क्या किया था? सिंपली में क्वांटिटी जो थी इस फॉर्मूला में हमने अभी देखा, राइट, दैट क्वांटिटी को हमने प्राइस से डिवाइड किया और उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1.6. सो दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट. तो यहाँ पे ये चीज जो गुड्स है थी कौन सी कैटेगरी की है आपकी? समझ में आ रहा है? यस, एब्सोल्युटली राइट. दैट कैटेगरीज कम्स टू द विच? लग्जरियस गुड्स. वेरी गुड. तो हम अभी ये सेकेंड टाइप्स यहाँ पे देखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप. नाउ सेकेंड टाइप, दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. फर्स्ट वी फोकस ऑन मीनिंग. अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन आउटले इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. अभी यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन का बेस क्या है? In this method, elasticity measured by observing the change in outlay in response to change in price. अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. जितना आउटले में चेंज होगा तो वो चेंज किससे कंसिडर होगा? रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. क्लियर. When we take actual example, then we understand very better. टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, अभी ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड. अब ये फॉर्मूला को आप नहीं भूल जाएंगे. कीप इन ऑलवेज माइंड. तो ये आपके सामने एक शेड्यूल है. घबराइए मत, बहुत सिंपल शेड्यूल है. सीरियल नंबर मीन्स यहाँ पे 3 केस है. केस ए, केस बी, केस सी. मेरा ये माउस जिधर घूमता है ना, माउस का कर्सर, जरा उस पर जरा देखिए.
Column second is shows that price per unit in rupees. Column third, quantity demanded. Column number fourth, total outlay in rupees. And column number last, elasticity of demand. Got it? अभी देखो ये that is in case A, और assume कीजिए कि यहाँ पे ये केस में क्या हुआ, तो प्राइस कितना था वहाँ पर 10, तो डिमांड कितना था 5, तो इसको 10 इंटू, हेलो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ये कॉलम आपके समझ में आया क्या? नहीं फर्स्ट, देन वी फोकस टू द एक्चुअल, अदरवाइज आर यू अंडरस्टैंड दैट शेड्यूल? तो ये कॉलम आपको थर्ड तक अंडरस्टैंड हुआ है, तो अभी वेरी सिंपल ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसको हम सिंपली फॉलो करेंगे। नाउ वी सी हियर 10 इंटू 6 कितना हो गया? ये 60। 10 20 इंटू 5 तो हो गया 100। 30 इंटू 4 120। 40 इंटू 3 दैट इज 120, एंड देन 50 इंटू 2 हो गया 100, एंड 6 इंटू 1 दैट इज अ 60। भी लास्ट कॉलम मत देखो भैया, अभी ये इतना समझ लो पहला। आर यू अंडरस्टैंड? यहां तक आपके समझ में आया है क्या? वेरी गुड। चलो तो अभी देखते हैं अभी यहां पे किसको कैसे डिवाइड करेंगे। अभी है 100 को 60 ने डिवाइड किया तो कितना हो गया? 100 जो है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एब्सोल्युटली वो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कैलकुलेशन कीजिए। 1.6। वेरी गुड। तो ये कितना है? यस, ग्रेटर देन 1। सो इलास्टिसिटी कितना हो गया? ये कौन सा कमोडिटी कैटेगरी आ गया? यस, दैट कैटेगरी ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन 1। लाइक सेम 120 डिवाइडेड बाय 120, तो ये तो कोई एप्लीकेबल है नहीं, दैट इज नॉट रियल एप्लीकेबल। एंड हियर फाइनली 60 अपॉन 100, तो ये आंसर आ गया माइनस 0.6। तो ये कौन सा कैटेगरी है? लेस देन 1। आप ये समझ रहे हैं क्या? बोले सर ये ऐसा क्यों? अभी देखो भाई, यहां पे ये प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 6 था। ये अभी ये डिपेंड ऑन दैट इज केस ए में ये पॉसिबिलिटी है। अभी ये प्राइस बड़ा है तो डिमांड कम हो गया ऑटोमेटिकली, क्वांटिटी डिमांड, तो आउटले कितना हो गया इसका? 100 हो गया। एट द सेम मोमेंट प्राइस 30 था तो डिमांड कितना था? 4 यूनिट्स का था इन केस बी में, और 120। ये प्राइसेस और बढ़ा, 30 से 40 हो गया तो डिमांड कम हो गया तो 120 अगेन। एंड अब ये डिपेंड ऑन दैट प्रोडक्ट, ये डिमांड प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा कि वो कमोडिटी इसेंशियल है या नहीं है, राइट। और एट द सेम टाइम इन लास्ट हियर प्रोडक्ट का प्राइस 50 था इन केस सी, तो डिमांड 2 था। एट द मोमेंट व्हेन दैट again change in here that price of commodity goes to 60, then demand can be the, यहाँ पे कुछ बड़ा ही नहीं है, ये क्वांटिटी एक ही लिया, तो ये देखो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? आप यहाँ तक समझ गए हैं क्या? प्लीज गिव मी रिप्लाई। आई होप यू लिटिल बिट अंडरस्टैंड। तो इन शॉर्ट ये लास्ट कॉलम पे जरा देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक, that is elasticity comes to greater than 1. Reason is what? When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases
elasticity of demand is greater than 1. In the case B, what happen is here that can be elasticity comes to unitary 1, that is 1. So when prices falls or rise, total outlay does not change or remains constant, elasticity of demand is equal to 1. Right? Are you understand here? And then in the last case, what happen is there? Relatively inelastic demand, where inelastic is issue. So essential commodities, when the given change in price of a commodity, total outlay decreases, elasticity of demand is less than 1. तो absolutely ये यहाँ पे जो देखा गया है तो वो commodity कौन सा है? Essential commodity है, तो यहाँ पर ये इतना इशू नहीं क्रिएट होगा. क्लियर? आई अंडरस्टैंड दैट ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को फोकस किया. ग्रेटर दैन 1 मीन्स कमोडिटी कम्स टू लग्जरियस कमोडिटीज. यूनिटरी वंस मीन्स वॉट एवर चेंज इन प्राइसेस, सेम चेंज इन क्वांटिटी. ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मगर फर्स्ट एंड लास्ट इलास्टिसिटी, दैट लास्ट इलास्टिसिटी शोज दैट commodity whether prices is falls we never be more demanded. जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है तो उसका भी लॉकडाउन में हमें थोड़ा सा डिमांड किया था. क्लियर? अभी डिमांड भी क्या हो तो वो स्टॉक करके हमने यूज़ किया है. ऐसा नहीं कि बहुत स्टॉक कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा. जितना फूड गेयर हमें रिक्वायर होगा उतना ही हम उसका डिमांड करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर हमें ऑन द बेस ऑफ वेदर वी ड्रॉ द डायग्राम, आपके टेक्स्ट में तो नहीं दिया होगा, फिर भी मैं आपके हेल्प के लिए ये समझो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया. तो ये कैसा आएगा, ये देखो यहाँ से प्राइसेस P से P2 हो गया, मीन्स 10 से 20 हो गया, तो इलास्टिसिटी कितना बड़ा चेंज हो गया. क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है ना, पहले 60 था वो 100, यहाँ पे अज्यूम करो ये यहाँ पे समझ लो ये 60 ये यहाँ पे है, और अभी ये बड़ा है तो कितना हो गया, 100 हो गया. और आफ्टर दैट व्हाट इज हैपन इज ईयर केस बी. अभी देखो केस बी में क्या पॉसिबिलिटी है. ये प्राइस समझ लो यहाँ पे ये 30, समझने की जरूरत नहीं है ही वो शेड्यूल में. क्लियर? व्हाट इज शोइंग दैट प्राइस इज 30 था तो उसका डिमांड 4 था. अभी वो 30 से 40 हो गया तो ये डिमांड ओनली 3, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 120. तो यूनिटरी मीन सेम प्रोपोर्शन, पहले 120 था बाद में और उतना ही बड़ा है, मीन्स कोई चेंज नहीं है उसमें बड़ा, तो दैट इक्वल चेंज. एंड लास्ट अभी देखो एसेंशियल कमोडिटी में क्या पॉसिबिलिटी है. पहले प्राइस कितना था, 50 था, वो बाद में हो गया 60, ज़्यादा बढ़ गया अभी. क्लियर? अभी यहाँ तो बोले सर इतना ज़्यादा बदलाव है नहीं, अरे एज्यूम कीजिए भाई. तो क्वांटिटी पहले अभी कितना था, ओनली 100 था, तो प्राइस तो पहले से बड़ा है मगर क्वांटिटी में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ. तो इन शॉर्ट prices whatever is rise, clear, or decline, that is always impact on your demand also. I hope you understand that all. यहां तक आपको समझ में आया क्या? अदरवाइज वी गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर? तो यहां पे ये प्राइस इलास्टिसिटी का मेजरमेंट का सेकेंड टॉपिक कंप्लीट किया हमने. ओके, तो हम ये तीसरे टाइप पे अभी फोकस करेंगे. उसका नाम है पॉइंट proportionate, or we also call geometric method. Under this method we will be able to find out elasticity at a point in given demand curve. यहाँ पे कैलकुलेशन का बेस एक डायग्राम हमको दिया जाएगा और उस डायग्राम के थ्रू हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. तो देयर इज फॉर्मूला इज वॉट एवर गिव द पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैलकुलेट टू द एक्स साइड. एक्स साइड मीन्स एक्स साइड में नॉट बाय, below x axis, so that is come to the lower segment whatever come given to the demand curve,
एंड उसके जो अबव का साइड होगा तो वो कैलकुलेशन होगा अपर सेगमेंट में। क्लियर? तो इन शॉर्ट, elasticity of demand lower segment होती है, here symbolically word use that L upon U। क्लियर? तो ये अभी ये समझ लीजिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, तो A से P का डिस्टेंस जो है तो ये 4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 4 सेंटीमीटर लोअर सेगमेंट। क्लियर? तो A टू B दैट इज अ डिमांड कर्व, और A टू P अभी समझ लो यहाँ पे हमने डिवाइड किया P टू PB। अब ये देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं क्या? अभी मैंने आपको जरा थोड़ा सा ये मैजिक दिखाता हूँ। समझ लो आपने P से PB इतना कितना है, 4 सेंटीमीटर। अभी P से PB, अभी ये क्या है, लोअर सेगमेंट है, और उसको डिवाइड किया P से A, तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है आपका, 1। तो कौन सा इलास्टिसिटी है यहाँ पर पीक पॉइंट पर? वेरी गुड, यहाँ पे आपका आंसर आया 1। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। अभी समझ लो मेरे माउस को देख रहा है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो कितना हो गया, कितना आएगा यहाँ पर, इसके नीचे का कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, और इधर का ऊपर का 4 + 2, तो कितना हो गया, 6। तो इस पॉइंट का कितना आएगा इलास्टिसिटी, 2 डिवाइडेड बाय 6, तो उसका आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा समथिंग। आई एम राइट व्हाट आई टेल यू हियर? यहाँ पे कितना आएगा, अब ये तो पॉइंट दिया तो ये 20 हो गया, तो उसको 0.3 समथिंग आएगा, उसको 6 से डिवाइड होगा ना, ये 4 + 2 से 6 हो गया। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आया फिर लेस देन 1। अभी समझ लो आप पॉइंट बी पे है, पॉइंट कितना इधर बी पे है, तो यहां पे कितना इलास्टिसिटी है, लोअर सेगमेंट कितना अभी है, 0, और अपर सेगमेंट कितना है, 4 + 4, तो कितना हो गया ये 8। अभी ये 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये 0 इलास्टिसिटी हो तो क्या हुआ, वो परफेक्टली इन इलास्टिक। आर यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं क्या आप? समझ लो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, तो अब ये क्या आएगा, ये प्लस ये ऑलरेडी 4 है और ये 2 है, तो 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। तो आंसर क्या है, अभी ये यहाँ पे -3 0.3 आया, तो अभी कितना आया, 3 आया, तो ये ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी। अभी ये लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पे कितना इलास्टिसिटी है, 0 है, और डिवाइड किया उसने 6 को, तो यहाँ पे इनफिनाइट मीन्स कौन सा हो गया, परफेक्टली। आर यू अंडरस्टैंड एट ऑल? अंडरस्टैंड और नॉट? यस, वेरी इजी। तो मैंने अभी ये आपको एक्सप्लेन किया था, ये पीबी ये पीए हो गया, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 4, तो हो गया इलास्टिसिटी 1 आ गया इस पॉइंट पे। ऐसे ही हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, लीनियर डिमांड कर्व। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट ऑल। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे इस पॉइंट पे तो आएगा कितना, 1। यहाँ का ये कितना है, ये 2 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आया आंसर, 0.3। तो ये इलास्टिसिटी कितना आएगा, P1 पॉइंट का लेस देन 1। ये 0 को 6 से डिवाइड, ये 8 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया 0, तो इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पर ये P2 यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 आंसर आया, तो ये ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे 0 को ये डिवाइडेड बाय 8 से करेंगे तो ये इनफिनाइट। आर यू अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड लीनियर डिमांड कर्व। हैव एनी क्वेरी प्लीज, तो यू कैन आस्क मी इमीडिएटली, नो इश्यूज देयर। आप समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व में समझने की और एक बात है, व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज a straight line, we extend the demand curve to meet the y-axis at A and x-axis at B. Price elasticity of demand at x-axis is 0 and y-axis is infinite. Very good.
सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेरी सिंपली इलास्टिसिटी है, कितना इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जब ये अच्छी तरीके से हम फोकस करेंगे तो ये हमारे समझ में आएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये दूसरा है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। व्हाट हैपन इन नॉन लीनियर डिमांड कर्व एज द सेम इज लाइक दैट। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्राइस पी था तो ये डिमांड ओ क्यू था। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का डिसाइड किया, पॉइंट ए टू बी अगेन ए कर्व, एंड यहाँ पे ये ई पॉइंट जहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी 1 है। तो ये कर्व अभी ये क्या है, ये दैट इज यस, अभी याद आ रहा है कुछ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आर यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट? पूरा दिमाग घूम रहा है। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? अभी देखो ये नॉन लीनियर में क्या है, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स। और अभी अभी ये कॉनकेव कॉन्वेक्स आप जानते हैं? कभी आपने गुफा में गए कि भाई, गुफा एलोरा केव्स देखने? औरंगाबाद को, हाँ गए, वेरी गुड। तो वहां पे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? यस, कॉन केव होती है। तो ये अभी उल्टी है, ये कॉन्वेक्स, इतना ही है। तो convex to origin to measures price elasticity of demand, we have to draw a tangent AB touches the given point on the demand curve and extend it to meet y-axis at point A and x-axis point B. So similar like that we have to calculate. So now we find elasticity demand on non-linear demand curve on given point। यहाँ पे ये दिया है हमको। क्लियर? तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये गलती से यस आ गया, यहाँ पे ये चाहिए था। तो लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट वेरी सिंपल, ई बी एंड ई ए, तो ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है, तो ये 4 आ गया था आंसर। क्लियर? क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? उसको हमने पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बोला है। काफी हेडेक हुआ होगा, अरे सर ये बहुत ही कैलकुलेशंस हैं। वेरी सिंपल है, वैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप। तो दैट इज आपने आज के ये पार्ट 4 में यहाँ पे समझ लिया। मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। अंडर द प्रोपोर्शनेट मेथड देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? how is that calculate in the, we are taken one example, we are come to elasticity greater than 1. Then also we discussed to the that expenditure method, there is a relationship with price into quantity। और यहाँ पे भी हमने different टाइप के 3 केसेस देखे, केस A, B and C। केस A में इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 आती है, तो वहाँ पे लग्जरियस गुड्स है। केस B में जितना प्राइस दैट क्वांटिटी में सेम प्रोपोर्शन में चेंज है तो 1 आता है। और लास्ट वो लेस देन 1 मीन प्राइस जितना भी कम हो वो डिमांड उतना बढ़ता नहीं, बिकॉज कमोडिटी वो इसेंशियल है। और लास्ट में हमने जियोमेट्रिक मेथड पे फोकस किया, तो वहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व को फोकस किया। ऑन द वन डिमांड कर्व देयर आर द different types of elasticity we can be measure। in the last on x-axis there is elasticity is a 0, perfectly inelastic, sorry perfectly, yeah sorry perfectly inelastic। उसके बाद हमने देगा लेस देन 1, देन यूनिटरी, और उसके ऊपर जैसे हम गए तो वो ग्रेटर देन 1 हो गया, और वहाँ पे इन्फिनाइट। Then we discussed the non-linear demand curve, that is a concave curve। तो वहाँ पे हमने देखा वो डिमांड कर्व जैसे पीबी और लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट में कैलकुलेशन होता है तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया जाता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था। मेजरमेंट, आपने आपका खुद का हाइट कभी कैलकुलेट किया क्या? मैंने तो नहीं किया भाई। अरे किया है, हर चीज में थे। क्लियर? तो ये क्या है? मेजरमेंट। वेरी गुड। और किसका मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पर?
तो आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। ये आज के ये चैप्टर नंबर 3 बी एंड पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 बी पार्ट नंबर 5 में। यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।